नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर विनेश फोगाट से जुड़ी हुई। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। क्या कुछ सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट है वो आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, उन्होंने लिखा है कि मैं कुश्ती जीत गई है, मैं हार गई हूं, माफ करना, आपका सपना और मेरी हिम्मत दोनों ही टूट गई है और इसी वजह से इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 का जो उनका सफर रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी भी उन्होंने मांगी है क्योंकि कल वो जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो उनके बाद वो मुकाबला फाइनल का नहीं खेल पाई। और देखिए, उनका जो पूरा सफर रहा है वो उसके बारे में अगर आपको बताएं, सबसे पहले जापान की यूई सुसाकी को उन्होंने हराया था। ये प्री क्वार्टर मुकाबला जब हुआ था तो उनका मुकाबला उनके साथ हुआ। अंतिम 10 सेकंड में सुसाकी को चित किया था। आखिरी के 10 सेकंड काफी महत्वपूर्ण थे। सुसाकी की पिछली ओलंपिक की चैंपियन थी, तो कोई पिछले ओलंपिक में वो चैंपियन रही थी और उनको हराकर वो प्री क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ी थी और जापान की सुसाकी को हराकर फिर आगे बढ़ी। जब क्वार्टर मुकाबला हुआ तो उसमें क्या कुछ मुकाबला हुआ है वो हम आपको आगे बताते हैं, क्योंकि देखिए उनका जो सफर था फाइनल तक पहुंचने का वो बहुत कठिन था। क्वार्टर फाइनल मुकाबला में यूक्रेन की योक्साना को उन्होंने हराया था। 7-5 से योक्साना पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये स्कोर उस वक्त उन्होंने किया था और इसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में यूक्रेन की योक्साना को हराकर वो फिर आगे बढ़ी थी। एक कदम और उन्होंने जीत की तरफ बढ़ाया था। जिसके बाद सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल का दौर आया और उस वक्त क्यूबा की गुजमैन लोपेज जो है उन्होंने हरा दिया था और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी थी। उस वक्त के स्कोर की अगर हम बात करें तो 5-0 से विनेश फोगाट ने वो मुकाबला जीत लिया था और उन्हें हरा करके वो फिर फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका जो वेट है वो जो मानक होता है उससे ज्यादा था। तो ऐसे में अब हम आपको नियम के बारे में बताते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो नियम यह है कि भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है, यानी कि भारतीय दल की तरफ से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं उठाया जा सकता, ना कोई अपील की जा सकती है। अब किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं रही इस ओलंपिक में विनेश फोगाट। तो इसके साथ ही विनेश फोगाट, जब ये सब कुछ चल रहा था और तब ये खबर भी आई कि विनेश फोगाट की तबियत भी थोड़ी बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट करके कि वो संन्यास ले रही हैं। और इसके बाद उन्होंने ये बताया भी कि आखिर किस तरीके से उनका ये लंबा सफर रहा और उनकी हिम्मत और उनका सपना दोनों ही टूट गया। इस वजह से वो अब संन्यास ले रही हैं। बढ़ते आगे और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। 2.5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया। ब्लास्ट करके इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पचरुखिया के जंगल में बम बरामद किया गया था। कोबरा और मदनपुर थाना की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईडी को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि आईडी बम प्लांट करके नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। लेकिन उससे पहले जब सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा था तो उसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। आईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। जब तक बारिश होगी तब तक खुदाई पर रोक लगा दी गई है। पथ निर्माण विभाग का पत्र जारी हो गया है। बुडको और अन्य एजेंसियों को भी पत्र लिख दिया गया है और इसमें यह अपील की गई है कि बरसात में सड़क खुदाई नहीं हो, क्योंकि बरसात के दौरान सड़क खुदाई होती है तो हादसे को दावत देते हैं और पहले से हो रहे काम भी बारिश तक बंद करवा दिए गए हैं। पटना में 12 योजना का संचालन हो रहा है और ऐसे में जब निर्माण कार्य होता है तो कई जगह पर गड्ढा कर दिया जाता है, जिस वजह से बरसात के मौसम में हादसे की आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर सभी निर्माण कार्य को अभी बंद किया गया है।
और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में जल्द ही शुरू होगी नई बहाली की प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही अब नौकरी देगी। 50% आरक्षण कोटे पर ही अब बिहार सरकार तैयार है और तैयारी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण का मामला अभी पेंडिंग है, वहां से हरी झंडी सरकार को नहीं मिली है। तो ऐसे में अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी किया जा सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जिसमें देखिए बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही बहाली शुरू कर दी जाएगी। और ये बहाली की जो प्रक्रिया है 50% आरक्षण को लेकर ही जारी होगी, यानी कि पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी के तहत ये नौकरी दी जाएगी, क्योंकि 65% आरक्षण का जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, वहां सरकार को हरी झंडी नहीं मिली है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार अगले 4 दिनों में बड़ा फैसला लेने जा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो नई बहाली की प्रक्रिया है नौकरी की, उसे फिर से शुरू किया जाएगा, बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। और पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही वो प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि अभी तक 65% आरक्षण वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में सरकार को जब तक हरी झंडी नहीं मिली है, तो सरकार ने ये तय किया है कि अगले 4 दिनों में नई बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत। और बात अगली खबर की, झारखंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड में ईडी और सीबीआई को जांच के पहले अनुमति लेनी होगी। जी हां, राज्य की कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली में संशोधन कर दिया गया और अब केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार इसे नियंत्रित करेगी। अफसर, कर्मचारी या मंत्री, विधायक के खिलाफ जांच के पहले अनुमति लेनी होगी ईडी या फिर सीबीआई को। मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग को भी शक्तियां दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब अगर ईडी या फिर सीबीआई जांच एजेंसी झारखंड में जांच करना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है, तो राज्य की कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन कर अब उनकी जो शक्ति है उसे नियंत्रित की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। यानी कि अब अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार की तरफ से सबसे पहले ईडी या फिर सीबीआई को, तब जाकर ईडी या सीबीआई की तरफ से जांच शुरू की जा सकती है। खास तौर पर अफसर, कर्मचारी या किसी मंत्री, विधायक के खिलाफ जांच करने सीबीआई या ईडी की टीम पहुंचती है तो राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड में महंगी हो सकती है बिजली। प्रति यूनिट 2.85 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। और बताया जा रहा है कि 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग इसकी जन सुनवाई भी करेगा। तो आने वाले दिनों में रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड में बिजली महंगी हो सकती है। प्रति यूनिट 2.85 रुपए जो है वो दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये प्रस्ताव लाया गया है, बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ये प्रस्ताव दिया है और 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जयराम महतो की पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम में बदलाव, पार्टी अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रांची से, जयराम महतो जिनकी पार्टी थी अब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है, लेकिन नाम में बदलाव किया गया है। जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पहले पार्टी का रखा गया था, उसे बदलकर अब ये पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी और जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर देगा।
और देखिए, बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ गुस्से के बीच कटिहार रेल मंडल के सीमावर्ती स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के सीमा रेखा से सटे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है वो गश्ती में लग गए हैं। कटिहार रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त कमल सिंह के निर्देश पर राधिकापुर, सिंहाबाद और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर और रेलवे ट्रैक पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कटिहार आरपीएफ कमांडेंट से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। के बाद कटिहार डिवीजन के रेल पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पे है। बताते चले लगभग 231 किलोमीटर का ये जो रेल लाइन है वो बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर कटिहार रेल पुलिस विशेष निगरानी में है। हमारे साथ आरपीएफ कमांडेंट है, जरा बात कर लेते हैं क्या क्या विशेष निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस पर 3 जगहों पर लाइन की कनेक्टिविटी है। सिंगाबाद जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, राधिकापुर जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हल्दीबाड़ी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और तीनों जगहों पर हमारे स्टाफ की तैनाती है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। समन्वय बरकरार रखा गया है बीएसएफ के साथ ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। तो ये कटिहार आरपीएफ कमांडेंट थे जो बता रहे थे कि जो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ बॉर्डर है उसमें विशेष निगरानी रखी जा रही है और जो कटिहार आरपीएफ हमेशा अलर्ट मोड पर है और बीएसएफ के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बांग्लादेश में उपजे हालातों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में देश भर में हिंदू संगठन की ओर से विरोध किया जा रहा है। पटना में श्रीराम सेना ने करगिल चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार से हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई है। बिल्कुल है, अब पहले से भी होता आ रहा है। खतरा नहीं होता तो वैष्णो देवी में अटैक क्यों होता, मंदिरों में बम क्यों फूटते, किसी का गर्दन क्यों उड़ा दिया जाता। बचाने के लिए क्या, बचाने के लिए बस गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि सारे हिंदू समाज इसके लिए एकजुट। दानापुर के बेटा थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी अमर कुमार पटना के मनेर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके ऊपर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात 2022 में अमनाबाद बालू घाट पर हुए हत्या मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधी को 3 जिंदा कारतूस और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बेटा थाना के पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम बनी और अमनाबाद जाकर के जब रेड किया गया तो देखा गया कि एक व्यक्ति के पास में हथियार है और ये टीम को देख करके भाग रही है। तो चारों ओर से उसको घेर करके चेतावनी देते हुए उसको पकड़ा गया। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाए गए एक और अनोखे पुल की तस्वीर सामने आई है। कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 ने रानीगंज में एक अनोखे पुल की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण कर दिया गया था और अब पलासी में भी बिना सड़क और अप्रोच पथ के ही आरसीसी पुल का निर्माण कर दिया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीर पलासी प्रखंड के बरकुंभा पंचायत के वार्ड नंबर 4 की है। अररिया के अनोखे पुल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए गए पुल की अनोखी कहानी जो है सरेआम है। बीते 18 जून को जो है अररिया के परड़िया घाट में 12 करोड़ का पुल धाराशाही हो गया था उद्घाटन से पहले। उसके बाद रानीगंज के परमानंदपुर गांव में जो है एक अनोखे पुल की तस्वीर हमने न्यूज 18 पर दिखाया था। उसके बाद जो है एक नई तस्वीर जो पलासी प्रखंड के बरकुंभा गांव में है और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सड़क जो है यहाँ पुल तक पहुंची नहीं है। लोग बिना अप्रोच के ही जो है पुल पर वो चढ़ रहे हैं और इस पार से उस पार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह पुल जो है कब बना था। हम बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो है यह सड़क और पुल मिलाकर जो योजना है करीब 3 करोड़ की बताई जा रही है और यहाँ पर जो कार्य है वो बिल्कुल अधूरा है। बरकुंभा पंचायत बा और बकरा नदी में पुल है, ये बकरा का धार है और इसका बनने का बहुत सारा उद्देश्य और सपना था लोगों का इससे जुड़ा हुआ, जो अधूरे का अधूरा है अभी तक।
अब वो हम बगल में देखिए, हम लोग वहाँ बाइक रख के तब इधर से पैदल जाते हैं, उधर है मेरा घर, और रोज का हम लोग का यही काम है। अप्रोच रोड नहीं बनाया, कुछ नहीं, जो है आपके सामने, आप तो खुद देख रहे हैं। और रहा बात मेरे ठेकेदार को अगर किसी तरह की समस्या था तो उसके पास ऑप्शन था, वो समाज में बोलते, अब मैं बगल में मुखिया जी थे उसको बोलते। तो सबसे परेशानी की बात यह है कि पुल तो बना दिया गया, पक्का का पुल, लेकिन अप्रोच जो है और सड़क दोनों तरफ नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, पलासी, अररिया। उत्तर भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली राजेंद्र सेतु पर परिचालन को आज रात 10 बजे से लेकर रोक दिया जाएगा। परिचालन 8 अगस्त से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि पुल पर एम्बुलेंस का आना जाना जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को राजेंद्र सेतु के स्पिन नंबर 4 पर लगभग 122 मीटर के स्पिन का मरम्मत काम किया जाना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से काम को रोक दिया गया था। अब फिर से सेतु के मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, ये पुल गंगा नदी पर बने बिहार का रेल सह सड़क पुल है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना अंतर्गत स्थित राजेंद्र सेतु 8 अगस्त को यानी कि आज गुरुवार रात 10 बजे से 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। कल दिनांक 8 अगस्त 2024 को राजेंद्र सेतु पुल पर स्टैंड नंबर 4 का ढलाई कार्य हेतु वाहनों का आवागमन रात्रि 10 बजे से अगले दिन 9 अगस्त सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस आदि को छूट दी जाएगी। खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है और कई जगहों पर कटाव की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। गंगा किनारे बसे गांव और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में गंगा के रौद्र रूप से डर समाने लगा है। आपदा विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर 37.78 दर्ज किया गया, जो डेंजर लेवल 39.33 से महज 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। दियारा वासियों ने बताया है कि उनके गांव के चारों तरफ पानी आ गया है। गांव के तभी सर हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है, चारों बगल घेर लिए, 1-2 दिन में गांव डूब जाएगी। अच्छा, अगर बाद पानी आ जाएगी तो नहीं, यहाँ नाव व्यवस्था है। अच्छा, कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए, जाए खाली गाँव ही बचल हुआ है, वो हम बांध तान घेर ले हैं। हाल क्या है कि पानी सगरो होल है, थोड़ा बहुत अभी घर बचल है, न चौबगली पानी घेर लेते हैं। जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया? अभी कोई व्यवस्था नहीं। अब कैसे आते जाते हैं? कैसे आते जाते हैं कि न हेल्प करके आते हैं। 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए, 10 रुपया भाड़ा दे के आवे ले जाए। कितना पानी अभी गांव में है हल्का पानी, डांड भर जाए। चारों ओर पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी, गाँव तनी सुखल है, तो चारों ओर मैंने पानी घेर लिया है। धिया पुता के साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं करा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। तो ऐसे में आज इसको लेकर हंगामा हो सकता है। और अब हम आपको बताते हैं, अब समझ लेते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड, जिस पर संशोधन की बात कही जा रही है। तो वक्फ बोर्ड देखिए, संपत्तियों का प्रबंधन जो है वो कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है और जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास होती है उसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाता है। यानी कि जो संपत्ति होती है वो मुस्लिम समुदाय के विकास के हित में उसे उपयोग करना होता है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ प्रबंधन के पास उसका हिसाब होता है। 1994 में
जवाहरलाल नेहरू ने ये इसको अधिनियम को दिया था और सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी और तब से सुचारू रूप से ये चल रहा था। 1995 में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की जो है अनुमति मिली थी। बिहार में भी वक्फ बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि जो उसमें संपत्तियों को अटैच किया गया है वो सभी संपत्तियों पर उसका हक है और उन संपत्तियों का से आने वाले जो रेवेन्यू है उसका इस्तेमाल जो है मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाना है। लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन करने की बात कह रही है। 40 ऐसे संशोधन है जिसकी बात कही जा रही है और आज इस बिल को लाया जा सकता है। तो इसमें अगर हम आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि इस बिल को लाने का मकसद है कि वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करें और उसकी देखरेख करें। लेकिन विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा सकता है। कांग्रेस ने पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की है। अब देखना होगा कि आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है या फिर इसका विरोध किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए इस बिल को पेश किया जाना है जिसमें 40 ऐसे संशोधन केंद्र सरकार करना चाहती है जो उसमें लिखा हुआ है। अब इस बिल को आज पेश किया जाएगा। इस बिल में अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर क्या रुख होता है। हालांकि पहले विपक्ष ने, कांग्रेस ने खास तौर पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग जो है वो पहले से की है। तो आज वक्फ के अधिकारों पर कैची सरकार चलाएगी या इस पर विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा या इसका विरोध होगा, ये सदन में देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।